साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक अब नए साल में नए क्लेवर सीटेट वाला, बिल्कुल सही, सीटेट वाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। लक्ष्य 2000 प्लस प्रधान शिक्षक के टेस्ट संख्या 61 के साथ मैं हरी सर आशा करता हूं कि आप अच्छे व स्वस्थ होंगे तथा कॉपी कलम लेकर मेरे साथ बैठ के होंगे। अगर आप अपने सपने को साकार करना चाहते हैं तो इसे YouTube के अन्य वीडियो की तरह देखने का प्रयास न करें, ऐसा सुझाव आपको दिया जाता है। हमने कल जो पढ़ा था तो उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण VVI रैपिड रिकॉल है, सबसे पहले उसको हम देखेंगे। पढ़े वही जो परीक्षा में आए। पहला, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का गठन राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर किस वर्ष की गई? बिल्कुल, इसका उत्तर है डी 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC का गठन राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर किस वर्ष की गई? 1953। दूसरा, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सांविधिक दर्जा भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष प्रदान की गई? बिल्कुल, 1956। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को सांविधिक दर्जा भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष प्रदान की गई? 1956। तीसरा, मुदालियर आयोग 1952 का गठन निम्नलिखित में से किस शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु किया गया था? बिल्कुल, माध्यमिक शिक्षा। मुदालियर आयोग 1952 का गठन निम्नलिखित में से किस शैक्षिक स्तर में सुधार हेतु किया गया था? माध्यमिक शिक्षा। चौथा, मुदालियर आयोग में पहली बार किस शैक्षिक समस्या पर कारगर ध्यान एवं समाधान किया गया था? अध्यापक शिक्षा। मुदालियर आयोग में पहली बार किस शैक्षिक समस्या पर कारगर ध्यान एवं समाधान किया गया था? अध्यापक शिक्षा। पांचवा, शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेजों में मुदालियर कमीशन ने किन विधियों के आयोजन पर बल दिया था? बिल्कुल, इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात सेमिनार, संगोष्ठी, वर्कशॉप, रिफ्रेशर कोर्स। 6, 1958 में गठित महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? बिल्कुल, आपने सही लगाया है। इसका उत्तर है दुर्गाबाई देशमुख। सन 1958 में गठित महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? दुर्गाबाई देशमुख। 7, लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता किस समिति ने दिया था? देशमुख समिति। 8, गांधी जी ने किस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की थी? गुजरात विद्यापीठ। गांधी जी ने किस प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी? गुजरात विद्यापीठ। 9, स्वतंत्र भारतीय शैक्षिक आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सत्य है? बिल्कुल, राधाकृष्ण, मुदालियर, देशमुख, कोठारी। स्वतंत्र भारतीय शैक्षिक आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सत्य है? राधाकृष्णन, मुदालियर, देशमुख, कोठारी। 10, देश में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्तित्व के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 11, राधाकृष्ण आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस आयोग से था? विश्वविद्यालय आयोग से। राधाकृष्ण आयोग का संबंध निम्नलिखित में से किस आयोग से था? विश्वविद्यालय आयोग। साथियों, आज का जो हमारा विषय बिंदु है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005, काफ़ी इम्पोर्टेंट। सेट नंबर ये 61 है। इसके पूर्व हमने 60 सेट जारी कर चुका है और आपको जैसा पता है कि इस बार की परीक्षा में हमारे द्वारा कराया गया प्रैक्टिस से लमसम 88 से 90% प्रश्न टच किया है। तो आपको सारा मटेरियल चाहिए तो 94,723, 42,737 अर्थात 94,723, 42,737 पर व्हाट्सएप करें, आपको सारा मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा पर नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। इससे पूर्व राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा बनी वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु साथियों, 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। तभी से संपूर्ण राष्ट्र में संचालित विद्यालयों में कुछ मूलभूत बातों पर शिक्षा को समानता
से लागू करने का चिंतन तीव्र गति से हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने पूरे देश की स्कूल पाठ्यचर्या में समान तत्वों की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, यहाँ पर यह पाठ्यचर्या है, थोड़ा सा गलती है, पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 तैयार की गई, किंतु बच्चों पर पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकों का भार बढ़ता ही गया। इसलिए शिक्षा के नाम पर बच्चों पर बढ़ते बोझ से मुक्ति दिलाने हेतु 1993 में प्रोफेसर यशपाल का दस्तावेज बिना बोझ के शिक्षा आया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 चौथे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा द्वारा 2005 में प्रकाशित है। शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय परिवाद एनसीईआरटी में भारत इसके पूर्ववर्ती 1975, 1988, 2000 में प्रकाशित हुए थे। एनसीएफ 2005 भारत में स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तकों और शिक्षण संस्थाओं के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है। एनसीएफ 2005 ने शिक्षा पर पिछली सरकार की रिपोर्टों जैसे लर्निंग विदाउट बर्डन और नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986-92 और फोकस ग्रुप डिस्कशन पर अपनी नीतियों को आधारित किया। कई विचार विमर्श के बाद एनसीएफ 2005 के लिए इनपुट प्रदान करने के लिए 21 नेशनल फोकस ग्रुप पोजीशन पेपर प्रकाशित किए गए। एनसीएफ 2005 और इसके आफशूट पाठ्यपुस्तकों ने प्रेस में विभिन्न रूपों की समीक्षा की। इसके मसौदा दस्तावेजों की केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब ने आलोचना की थी। 2008 फरवरी 2000 में एनसीईआरटी के निर्देशक कृष्ण कुमार ने भी एक साक्षात्कार में दस्तावेज के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की थी। एनसीएफ 2005 के विषय में भारत के सभी शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। उदाहरण के लिए इसकी कई सिफारिशें ग्रामीण स्कूलों पर केंद्रित है। इसके आधार पर पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सभी सीबीएसई स्कूलों और कई राज्य स्कूलों द्वारा किया जा रहा है। एनसीईआरटी ने सभी राज्यों को अपनी स्थानीय भाषाओं में एनसीएफ को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख का अनुदान प्रदान किया और इसके वर्तमान पाठ्यक्रम की तुलना प्रस्तावित सिलेबस से की, ताकि भविष्य में सुधार की योजना बनाई जा सके। साथियों, एनसीएफ से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु था उसको आपको बताने का प्रयास किया गया। गागर में सागर भरने का प्रयास किया गया है और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि एनसीएफ से संबंधित 1 से 2 नंबर का प्रश्न सभी परीक्षाओं में निश्चित रूप से रहता है। तो अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब बन सकता है उसको आपके सामने में लाया जा रहा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे और बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। पहला है, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया? तो बिल्कुल इसका उत्तर है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य पाठ्यचर्या प्रणाली पर आधारित होती है, जिसका प्रारूप राष्ट्रीय आवश्यकताओं व अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। वर्ष 2005 में भारत में विभिन्न नीतियों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रारूप तैयार किया गया और उसे देश भर में लागू किया गया। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप जान गए, इसका उत्तर ए है, भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में लागू किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संशोधन हेतु 1992 का प्रोग्राम ऑफ एक्शन का सीधा संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? बिल्कुल इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात वर्ष 2005 में एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने के साधन के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं प्रोग्राम ऑफ एक्शन पीओए ने 14 वर्ष तक के बच्चों को सार्वत्रिक पंजीयन, नामांकन तथा सार्वत्रिक अवधारणा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तथा विद्यालय शिक्षा में सार्थक सुधार लाने की दृष्टि से एक बाल केंद्रित उपागम पर विचार किया था। तीसरा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस निकाय का परिणाम था? बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है, इनमें से सभी, अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 1975, 1988, 2000, बी मुदालिया आयोग 1952, सी कोठारी आयोग
1966। चौथा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के निर्माण में अंतिम रूप से किस रिपोर्ट की मदद ली गई? तो बिल्कुल इसका भी उत्तर आपने सही लगाया है, ऐसा आशा है। नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। उपरोक्त सभी यशपाल समिति 1992, बोझ मुक्त अधिगम 1993, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा इसके निर्माण में अंतिम रूप से सन 1993 में प्रकाशित रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ मुक्त अधिगम तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से पर्याप्त सहायता ली गई। इन नीतियों तथा यशपाल समिति 1992 के अनुशंसाओं पर विचार करने के पश्चात एक नए संशोधित राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में रचना की गई, जो पूरे देश में लागू की गई। 5 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत पर आधारित है? बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर भी है डी, उपरोक्त सभी विद्यालयतर ज्ञान की संबद्धता, रटन विधि से मुक्ति, पुस्तकीय ज्ञान एवं परीक्षण प्रणाली में लचीलापन। अर्थात राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 4 निर्देशक सिद्धांतों पर आधारित है। विद्यालय को बाहरी ज्ञान से संबंध करना, सुनिश्चित करना कि अध्येता रटन विधियों से दूर रहे, पाठचर्या को इस प्रकार संवर्धित करना कि यह पाठ्य पुस्तकों से आगे जा सके तथा परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना। 6, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस विषय को अधिगम व सीखने की प्रक्रिया का मूलाधार माना गया है? बिल्कुल इसका उत्तर आपने सही लगाया है, भाषा है। भाषा के संदर्भ में मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम पर बल देते हुए त्रिभाषा फार्मूला को कार्यान्वित करने की अनुशंसा की। इस बात को महत्वपूर्ण माना कि भाषा सभी विषयों का अनिवार्य भाग होता है, क्योंकि पठन, पाठन, श्रवण तथा वाक सभी विषय बच्चे की प्रगति में योगदान देते हैं। अतः भाषा अधिगम का मूल है। 7वां, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार वर्ष में कितने दिन की अवधि पाठचर्या निष्पादन हेतु रखा जाना चाहिए? बिल्कुल इसका उत्तर 200 दिन है, आपने सही लगाया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार वर्ष में कितने दिन की अवधि पाठचर्या निष्पादन हेतु रखा जाना चाहिए? 200 दिन। चैनल पर कोई पहली बार है और अगर आपको प्रधान शिक्षक या सीटेट पास करके शिक्षक बनना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपना सुंदर सा प्यारा सा जिला जरूर कमेंट करें कि आप कहां से हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि आपके जैसा होनहार शिक्षक एग्ज़ाम की प्रिपेयरिंग करके एग्ज़ाम को क्रैक करने वाला है। तो निश्चित रूप से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, अगर नहीं किए हैं तो आप निश्चित कर ले, चूँकि प्रत्येक दिन यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला अपलोड की जाती है और जब आप नहीं करते हैं तो आपको खोजने में काफ़ी परेशानी होती है। 8, अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की मूल संकल्पना है? बिल्कुल इसका भी उत्तर है डी, उपरोक्त सभी बहुविषयक ज्ञान पर जोर, सिद्धांत एवं व्यवहार में एकीकरण, सामयिक विषयों से शिक्षा की संबद्धता। अर्थात अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 की मूल संकल्पना है बहुविषय ज्ञान पर जोर, सिद्धांत एवं व्यवहार में एकीकरण, सामयिक विषयों से शिक्षा की संबद्धता। 9, आजकल शहरों में बहुत से छोटे छोटे प्राइवेट प्राथमिक विद्यालय खुलने का क्या कारण है? बिल्कुल डी, इनमें उपयोगी शिक्षा दी जाती है। आजकल शहरों में बहुत से छोटे छोटे प्राइवेट प्राथमिक विद्यालय खुलने का क्या कारण है? इनमें उपयोगी शिक्षा दी जाती है। 10, सफल शिक्षक के रूप में आप किन छात्रों को पढ़ाएंगे जो बिल्कुल उपरोक्त सभी प्रकार के छात्रों को, अर्थात अधिक होशियार हो, सामान्य से नीचे हो, सामान्य हो। 11,
यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल छात्र के उत्तर न दे सकने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। यदि कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है तो आप क्या करेंगे? छात्र के उत्तर न दे सकने का कारण जानने का प्रयास करेंगे। 12 यदि कुछ छात्र समय समय पर कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। यदि कुछ छात्र समय समय पर कक्षा से अनुपस्थित रहते हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? अभिभावक से इसका कारण पूछेंगे। 13 प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपरोक्त सभी उद्देश्य है। परीक्षा पास कराना, धन अर्जित करना, छात्रों की कमी को पूरा करना। प्राइवेट शिक्षण केंद्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? परीक्षा पास कराना, धन अर्जित करना, छात्रों की कमी को पूरा करना। 14 विद्यालय में कुछ बालक निर्धन हैं जो सर्दियों में गर्म कपड़े भी ठीक से नहीं जुटा पाते, तो आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे? उपरोक्त सभी उनकी फीस माफ कराने की संस्तुति करेंगे, उन्हें पढ़ाकर व परिश्रम करवाकर छात्रवृत्ति पाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, दूसरे छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे कि वो अपनी पुरानी पुस्तक कैसे छात्रों को सुरक्षित रखें। 15 प्रारंभिक शिक्षा की सीमा व दोष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बिल्कुल डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर है उपरोक्त सभी अर्थात निम्न पंजीयन एवं नामांकन, बीच में विद्यालय छोड़ने वाले, बालिका ड्रॉप आउट की अधिकता। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा की सीमा व दोष का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो निम्न पंजीयन एवं नामांकन, बीच में विद्यालय छोड़ने वाले, बालिका ड्रॉप आउट की अधिकता। YouTube इतिहास में पहली बार और सबसे पहला चैनल सिर्फ आपके लिए लेकर आया है अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, DLED के सभी विषय का चैप्टर वाइज नोट्स एवं PDF क्लास 6 to 10th NCERT के इतिहास, भूगोल, विज्ञान का अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, नोट्स एवं PDF प्राप्त करें सिर्फ फोटोकॉपी के मूल्य 499 रुपया सहयोग राशि देकर। व्हाट्सएप करें 94 723 42 737। पसंद नहीं आने पर 1 सप्ताह के अंदर रुपया वापसी की गारंटी के साथ। 16 प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख मुद्दे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? उपरोक्त सभी सतत एवं व्यापक परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक असमानता के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। अर्थात प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली के प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सतत एवं व्यापक परीक्षा प्रणाली, शैक्षिक असमानता के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा में सूचना संचार प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। 17 शिक्षा अवस्था और संबंध, कक्षा रचना के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सत्य है? तो साथियों यहाँ आपको 2 सूची दिया हुआ है, सूची 1 और सूची 2। इसमें कौन सा सूची सही है? तो निश्चित रूप से हम सभी शिक्षक हैं और जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस चार्ट को सही से देख लें। पूर्व इसका उत्तर है पहला, ये उत्तर सही है। अर्थात पूर्व प्राथमिक स्तर में जो होते हैं वो नर्सरी कहलाता है, LKG UKG। निम्न प्राथमिक अवस्था कक्षा 1 to 5 होता है। उच्च प्राथमिक अवस्था कक्षा 6 to 8 और प्रारंभिक अवस्था कक्षा 1 to 8। 18 नंबर पूर्व प्राथमिक स्कूली अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा वर्ग परिगणित किया जाता है? तो बिल्कुल इसका उत्तर है उपरोक्त सभी। नर्सरी, LKG UKG पूर्व प्राथमिक स्कूली अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग परिगणित किया जाता है? नर्सरी, LKG UKG। 19 प्राथमिक शिक्षा में सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चे अध्ययन शुरू करते हैं? बिल्कुल आपने सही लगाया है, 3 से 6 वर्ष। प्राथमिक शिक्षा में सामान्यतः किस आयु वर्ग के बच्चे अध्ययन शुरू करते हैं? बिल्कुल इसका उत्तर है 3 से 6 वर्ष।
और 20 अंतिम प्रश्न। 5वीं कक्षा के बाद सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई होती थी, जिसका कक्षा स्तर कहलाता है। बिल्कुल, उच्च प्राथमिक कक्षा। 5वीं कक्षा के बाद सरकारी विद्यालय में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई होती थी, जिसका कक्षा स्तर कहलाता है उच्च प्राथमिक कक्षा। साथियों, आज का यह सेट अगर आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप अपने 2 शिक्षक साथियों को इसको सेंड करें। गुरुदक्षिणा स्वरूप ऐसा कार्य आप करेंगे, ये हमें बिल्कुल आशा है। तो निश्चित रूप से अपने 2 शिक्षक साथियों को इसको सेंड करें। जय हिंद, जय भारत।